हेलो दोस्तों, आज हम आर एस प्री जो कि अभी हुआ है उसका सलूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक पीड़ाहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषधि है। ऑप्शन ए आर्स फेनेमिन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी पैरासीटामोल, ऑप्शन डी एस्पिरिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड मॉर्फिन। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष मायोपिया और दूर दृष्टि दोष जिसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रम से। ऑप्शन ए उत्तल और अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन बी समतल अवतल और बेलनीय लेंस द्वारा, ऑप्शन सी अवतल और बेलनीय लेंस द्वारा, ऑप्शन डी अवतल और उत्तल लेंस द्वारा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अवतल और उत्तल लेंस द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ऑप्शन सी सांसद आदर्श ग्राम योजना, ऑप्शन डी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उन्हें नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऑप्शन 3 पालनहार योजना, ऑप्शन 4 मिशन वात्सल्य योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है। ऑप्शन ए मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऑप्शन 2 महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना, ऑप्शन 3 बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार, ऑप्शन 4 महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना इंदिरा महिला का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूम लाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया उस लॉन्चर का नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका PSLV C55। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएं वहीं बनी रहती हैं तो प्राप्त संरचना कहलाती है। ऑप्शन 1 क्वांटम वेल, ऑप्शन 2 क्वांटम स्टेप, ऑप्शन 3 क्वांटम वायर, ऑप्शन 4 क्वांटम डॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्वांटम वेल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। ऑप्शन 1 MP4, ऑप्शन 2 MP3, ऑप्शन 3 AVI, ऑप्शन 4 MOV। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 MP3 जो कि वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाएं। तो आपके पास सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, इसलिए सबसे पहले आ जाएगा एफ। इसके बाद होती है बाइट, तो इसके बाद आ जाएगा एफ के बाद बी ऑप्शन। उसके बाद आपके पास आएगा ऑप्शन ए किलोबाइट, उसके बाद आएगा आपके पास मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आएगा ई गीगाबाइट और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा टेराबाइट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 23 अगस्त 2023 के एलसीए हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह मिसाइल है। तो आपसे पूछा है मिसाइल कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है, यानी कि जो जीवाणु से नहीं होता वो रोग पूछा है आपसे। ऑप्शन 1 प्लेग, ऑप्शन 2 डिप्थीरिया, ऑप्शन 3 डेंगू, ऑप्शन 4 न्यूमोनिया। तो जो जीवाणु से नहीं होता है वो है डेंगू, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि डेंगू जो है वो वायरस से होता है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है। ऑप्शन ए फाल्सीपेरम, ऑप्शन 2 विवेक्स, ऑप्शन 3 मैलेरियल, ऑप्शन 4 ओवेल। तो आपसे पूछा है प्लाज्मोडियम की प्रजाति का घातक मलेरिया किस कारण बनती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फाल्सीपेरम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एनटीयू मापने की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जल की आविलता यानी कि टर्बिडिटी को मापने की इकाई है एनटीयू। नेक्स्ट देखिए 14, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लाइकेन। जो लाइकेन है वो प्रदूषित जगह में नहीं उगता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका अपन डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तिरुवनंतपुरम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। फर्स्ट है प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। सेकंड है हम प्रोटीन जंतु और पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। थर्ड है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए रचक खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। ऑप्शन 4 है कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। तो आपसे इसने क्या पूछा है, गलत कथन पूछा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर में 15 से लगभग 20% होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूह जन क्या होता है, तो इसमें आपसे पूछा है ऑप्शन 1 में केवल बी, सेकंड है केवल ए और बी दोनों, और थर्ड में है केवल एक, और फोर्थ में है न तो ए और न ही बी। तो आपका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 4, न ही ए और न ही बी। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनमें ए और बी कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा समूह जो है वो मिलेट्स में आता है, यानी श्री अन्न की फसलों में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी। ये जो है वो मिलेट्स की परिभाषा में शामिल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन बी
राजस्थान नॉलेज कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी राजस्थान टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन 4 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा किस उद्देश्य से आईटी की स्थापना की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कौन सा पूछा है, सेकंड पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट जोबनेर जयपुर में, और जो फर्स्ट था वो कहाँ था, 12 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है। तो गैर नवीनीकरण का मतलब क्या है, जिसको दोबारा से निर्माण करना कठिन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जीवाश्म ईंधन, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इमारती लकड़ी को हम वापस से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन को प्राप्त करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट देखिए 22। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। तो आपसे पूछा है कि जो अमेजन वर्षा वन है उनसे पृथ्वी से हमें कितनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20%। नेक्स्ट देखिए 23। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 24। एक कथन के पश्चात 2 तर्क एक तथा सेकंड दिए गए हैं और कौन से तर्क अधिक मजबूत है उनको बताना है। तो आपसे कथन में कहा है कि क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देने चाहिए। तो इसके तर्क में क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है कि हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। सेकंड कह रहा है कि नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता। तो देखिए आपसे पूछा है कि ट्रेन में जो इंजन लगते हैं वो डीजल है, उनको हटा के हमें किस में बदल देना चाहिए, विद्युत इंजन में। तो इसके तर्क में फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि हाँ हमें बदल देना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, प्रदूषण। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं क्योंकि हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। तो ये बात क्या है, गलत। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मजबूत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट देखिए 25। एक कथन के पश्चात, यह भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कथन क्या कह रहा है कि यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश जो किसान हैं वो संकट में पड़ जाएंगे। तो पूर्वधारणा क्या कहती है, फर्स्ट कह रही है कि खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है। सेकंड कह रही है कि आमतौर पर ज़्यादातर जो किसान हैं वो बारिश पर निर्भर करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक पूरे माह वर्षा नहीं होती है तो जो अधिकांश किसान हैं वो संकट में पड़ जाएंगे। तो फर्स्ट जो पूर्व धारणा है कि खेती के लिए समय पर वर्षा होनी आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो फसल कैसे पैदा होगी। सेकंड है कि आमतौर पर, अब यहाँ पे क्या वर्ड आया है, आमतौर पर, इसकी ज़्यादातर किसान जो हैं वो बारिश पर ही निर्भर है। तो ये कथन भी हमारा सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, दोनों पूर्व धारणाएँ अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट देखिए 26। इसमें भी कथन कार्रवाई है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है कि मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। कि मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया है कि अगले साल जो है वो मानसून यानी वर्षा कम होगी। तो इसके लिए कार्रवाई क्या है कि सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। तो बिल्कुल बात सही है कि जब हमें पता है कि हमारे पास कम वर्षा होने वाली है तो हमें उसके लिए पहले क्या करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। सेकंड है कि संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह दी जानी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है कि किसानों को हमें सलाह देनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा, दोनों अनुसरण करती हैं। अगला देखिए 27 क्या कहता है कि एक कथन, वही हमें कथन निष्कर्ष दिया गया इसमें।
तो हम पढ़ते हैं कि पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम और प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। तो निष्कर्ष क्या है? फर्स्ट कहता है कि नगर एक के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। देखिए, इसने कहा है जागरूक नहीं है, ऐसी तो कोई बात हमारे कथन में कही नहीं गई, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड क्या कह रहा है कि आयुक्त इंदौर के कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है। तो देखिए, ये बात भी गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें ये एकदम साफ साफ नहीं कहा है कि जो आयुक्त हैं वो इंदौर में कार्य कर चुके हैं। हो सकता है कि उन्होंने इंदौर के बारे में कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, तो ये कथन भी हमारा क्या हो जाता है, गलत। इसलिए न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट बता देती हूँ आंसर, जोधपुर में। कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI है, उसके लिए थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। 43 है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? ये तो अभी हाल ही की बात है कि जो हमारा 5वां बाघ अभ्यारण्य है वो धौलपुर और करौली को घोषित किया है। नेक्स्ट देखिए 44, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो जो 3D प्रिंटेड है यानी 3 विमीय डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड, बेंगलुरु में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं? तो कितने वेटलैंड घोषित किए हैं अभी हाल ही में राजस्थान में? तो इसका आंसर हो जाएगा 44। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। किसको चुना है? डेनिस फ्रांसिस को। तो वह निम्न में से किस देश के हैं? तो आपको बताना है कि जो डेनिस फ्रांसिस है वो कौन से देश के हैं। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा त्रिनिडाद और टोबैगो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत की प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। तो यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या है? आपको पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो जुलाई में सीकर में आए थे, तब उन्होंने एक यूरिया की नई किस्म को लॉन्च किया था। तो उस लॉन्च का जो नाम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यूरिया गोल्ड। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है? तो देखिए, कौन सा पोर्टल पूछा आपसे? उद्गम। तो इसका आंसर बता देती हूँ, RBI ने लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि जो आपके जो बुज़ुर्ग दादा दादी जिनका भी अकाउंट था और उनके बारे में आपको नहीं पता है कि उनके पैसे उस चीज़ में जमा थे अकाउंट में, तो आप इस पोर्टल पे जाके अपना देख सकते हैं कि आपका कोई जो भी ओल्ड एज के दादा दादी हैं उनका कोई पैसा तो जमा नहीं है। तो उस चीज़ की नॉलेज के लिए RBI ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए 51, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 कहता है कि ये टाइम पत्रिका के अनुसार SS राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन में नामित किया गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है कि टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया। उन 6 श्रेणियों के नाम क्या क्या बताया है? लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। जिसमें से आइकन जो है शाहरुख खान को बनाया और जो पायनियर है वो किन को बनाया? SS राजामौली को। तो आपके दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 52, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो खुले संग्रहालय शहीदी पार्क, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली में।
53 देखिए, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखिए 54, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है, धरोहर यानी कि ये किससे संबंधित है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से। नेक्स्ट है 55, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो आपसे पूछा है कौन सा सम्मेलन? 9वां सम्मेलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर में। नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखिए 57, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2023 के लिए नामित किया है युवा पुरस्कार के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देवीलाल महिया को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, उनका संबंध किस खेल से है? तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि जो राजेश्वरी कुमारी जी हैं इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से। अगला देखिए, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित हुई? तो ये जो इन्होंने कंपटीशन किया है जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये जो कंपटीशन है कौन से देश में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट देखिए 60, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखिए 61, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट देखिए, फिजू यानी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन से स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7th पोजीशन प्राप्त की। नेक्स्ट है 63, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह खेल किस स्टेडियम में खेला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। अब देखिए GK क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान के। देखिए 64 क्वेश्चन नंबर है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भोज प्रथम। इसके बाद देखिए, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बव्या और मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झालावाड़ प्रजामंडल। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में कर दिया गया। नेक्स्ट है, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामगार के पद पर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झाड़ोल में। नेक्स्ट देखिए, झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और साबनिया बीकानेर में क्या समानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ताम्र उपकरणों के भंडार, यानी कि इन तीनों में ही ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेड टोंक। नेक्स्ट देखिए, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह राजा कौन था? यानी उस राजा का नाम बताना है जिसने दिल्ली को शामिल कर लिया था अपने साम्राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट देखिए, कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 देसी भाषाओं का। नेक्स्ट है, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? ये तो ये ग्रंथ है अचलदास खींचीरी वचनिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिवदास गार्डन। इसके बाद देखिए 73, कौन सा युग्म गलत मेलित है? यानी कि एक युग्म है इसमें जो गलत है, बाकी 3 सही है। तो देखिए, मल्लिनाथ जी, रामदेव जी, पाबू जी और तेजा जी। तो देखिए, तेजा जी जो हैं वो खरनाल के थे, राइट आंसर है। पाबू जी कोलूमंड जोधपुर के लिए, ए भी राइट है। रामदेव जी रामदेवरा के थे, ठीक है। तो इसका जो गलत है वो आंसर हो जाएगा मल्लिनाथ जी, क्योंकि मल्लिनाथ जी गागरोन के नहीं थे, ये बाड़मेर से थे। नेक्स्ट है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो चंद्रभागा मेला हर साल झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो देखिए इसने क्या पूछा है, गिरी दुर्ग नहीं है। तो यानी कि जो 3 है वो तो गिरी दुर्ग है और बाकी 1 है वो जो है वो गिरी दुर्ग। गिरी का मतलब होता है पहाड़ी, जो पहाड़ पर बसे हुए दुर्ग हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गागरोन दुर्ग, क्योंकि जो गागरोन दुर्ग है वो एक कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है, इसलिए ये गिरी दुर्ग नहीं है। बाकी जालोर, सिवाना और चित्तौड़गढ़ तीनों गिरी दुर्ग है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सवाई जय सिंह। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो आपको पता है अग्नि नृत्य के लिए कौन फेमस है? जसनाथी संप्रदाय। नेक्स्ट देखिए, भरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो आपसे कौन सा स्तूप पूछा है? भरहूत का स्तूप। तो इसका आंसर हो जाएगा शुंगकालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट है, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमदेव ने। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण देव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अल्लसानी पिडन्ना को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो अकबर द्वारा निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंचमहल में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा राज प्रमुख था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो आपसे पूछा है कि जो सुरकोटड़ा थे इसको किसने खोजा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जगपति जोशी ने। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वाकाटक वंश। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे?
तो आपसे पूछा है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसमें कौन कौन सदस्य है। आपको पता है दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो तो फजल अली थे और इनके साथ इनके सहयोगी 2 सदस्य थे, KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। तो उन सूफी संप्रदाय का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोहरावर्दी। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1905 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए सितंबर 1920 में एक विशेष आयोजन किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखिए, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो आपसे पूछा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र के नाम बताना है। तो आपका एक तो है तमिलनाडु, गुजरात तट नहीं है, इसके अलावा है दक्षिणी आंध्र प्रदेश और नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्व कर्नाटक। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, A, C और D, गुजरात तट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, पुलिकट आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो एक है जो गलत है, बाकी 3 सही है। तो देखिए पुलिकट जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में आता है। भीमताल उत्तराखंड में, ये भी ठीक है। रूपकुंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों, उत्तराखंड में है, ठीक है। और नेक्स्ट है लोकटक मणिपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर नंबर 4 जो गलत है वो है रूपकुंड। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो ग्रेट कानवा घाटी प्रदेश, ये भी सही है। सिनसिनाटी इंडियाना पोलिस प्रदेश, ये भी सही है। मिशिगन झील प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन जो मिडलैंड प्रदेश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं होकर कहाँ पे है, UK में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट देखिए 93, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम मरुस्थलीकरण कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, केसर का निर्माण होता है यहाँ पे। इसके बाद है सेकंड, नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा आएगा, देहरादून। थर्ड है नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में, ये भी बिल्कुल ठीक है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में, ये भी ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, तो B ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी A, C और D तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। यानी कि ये पूछ रहा है कि मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में हमें जिलों को व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, धौलपुर में, उसके बाद राजसमंद में, उसके बाद जालोर में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। तो कौन सा 3 नदियों का इसमें सही संगम है जिनको हम त्रिवेणी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास, मैनाल और बेड़च। ये तीनों नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। यह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.87%। किसके बराबर है,
16,654 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। नेक्स्ट है कि भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो आपसे पूछे बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक, तो बॉक्साइट में आता है उड़ीसा और अभ्रक के लिए सर्वाधिक किस में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, यानी कि पूर्व को पश्चिम से कौन सा कॉरिडोर जोड़ता है, तो सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक, ये आपको किससे जोड़ता है, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर को जोड़ता है। ठीक है, गलत युग्म चयन कीजिए। आपको इसमें गलत युग्म बताना है, 3 सही है, बाकी ये गलत है। तो देखिए, कटड़ा दक्षिणी अरावली में है, बिल्कुल सही है। सतूर मध्य अरावली में, महोहरपुर उत्तरी अरावली में, ये भी सही है। दुरमरियाजी मध्य अरावली में, ये भी ठीक है। दोस्तों ये जो सतूर है ये हड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, इसका अरावली से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखिए 101, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा, यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में कालाखूटा, लिलवाणी, नारदिया, तीमामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। नेक्स्ट है, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है, यानी काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़ में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि एक गलत है, बाकी 3 सही है। तो देखिए, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, ये बिल्कुल ठीक है। ये शेरगढ़ बूंदी में नहीं है, ये शेरगढ़ कहाँ पर है, बारा में, इसलिए आपका यही आंसर गलत हो जाएगा। और सीता माता प्रतापगढ़ में बिल्कुल सही है। राम सागर वन विहार धौलपुर में बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, शेरगढ़। नेक्स्ट है, माही कंचन तथा आरसीबी 911 संकर किस्में हैं। तो देखिए, जो माही कंचन है वो तो आपकी हो जाएगी मक्का की किस्म, और आरसीबी 911 संकर किस्म ये हो जाएगी बाजरे की किस्म। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट देखिए, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। तो चुकंदर पर आधारित चीनी उद्योग है वो आपका हो जाएगा श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट देखिए, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और राजस्थान का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने। त्रुटिपूर्ण मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे गलत कथन बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है, यानी कि इसके समान है। सेकंड है, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। ऑप्शन थर्ड, जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। तो ये तीनों आपके करेक्ट ऑप्शन हैं। आपसे गलत ऑप्शन पूछा इसमें, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है। तो ये बात गलत है क्योंकि इसने कहा है कि नहीं है, जबकि आपको पता है कि ये तीनों क्या हैं, परस्पर एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो त्रुटिपूर्ण कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, नथमल की हवेली अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित किए गए, तो ये भी सही है। तो आपसे पूछा है ये दोनों कथनों के बारे में, तो आपके दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची
पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो आपसे पूछा है कि जो हमने पहला संविधान संशोधन किया था इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखिए, आपसे सूची पी जिसमें निर्देशक सिद्धांत दिए हैं और ऑप्शन आर में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए हैं, तो आपको मैच कर रहा है कि करेक्ट मैच देखना है। तो फर्स्ट है कि समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, इसका संबंध कौन से अनुच्छेद से हो जाएगा, तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 39A। सेकंड है पर्यावरण की सुरक्षा, इसका हो जाएगा 48A। काम करने का अधिकार, ये संबंधित हो जाएगा 41 से, और स्मारकों का संरक्षण संबंधित हो जाएगा 49 से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन 1 है, देखिए एक में पूछा क्या, एक तो त्रुटिपूर्ण कथन यानी कि आपसे गलत कथन के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं किया गया। ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। इसके बाद है आपसे पूछा है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं। ये देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 बार कार्यकाल पद पर रहे। तो ये बात ही क्या है, गलत है, क्योंकि इनके साथ साथ जो थे हामिद अंसारी जी, वो भी 2 बार कार्यकाल पद पर रहे हैं। नेक्स्ट है 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र से यानी यूटी जो यूनियन टेरिटरी है उनसे 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित हैं, तो ये बात भी सही है। आपसे गलत कथन पूछा था, तो ओनली अकेले एस राधाकृष्णन जी नहीं थे, इनके साथ में डॉक्टर हामिद अंसारी भी थे। देखिए नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने हर वर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, और अगर सर्वाधिक पूछा होता तो इंदिरा गांधी जी आ जाती। सेकंड है 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। ये बात गलत है, क्योंकि 15 अगस्त तक हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव की संख्या हो गई थी 28। थर्ड है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये बिल्कुल बात सही है। फोर्थ है जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपसे गलत कथन के बारे में पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया था। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें हार गई थी कांग्रेस। इसके बाद है कि 1989 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी थी। ये बात बिल्कुल सही है कि उस टाइम ये सबसे बड़ी अकेली पार्टी थी, लेकिन फिर भी ये चुनावों में हार गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास सूची पी में CAG के बारे में बताया है और सूची आर में उनसे संबंधित अनुच्छेद पूछे हैं, तो आपको करेक्ट मैच करके बताना है। तो आपके पास है CAG की नियुक्ति। आपको पता है कि CAG जो है इनके बारे में जो भी अनुच्छेद बताए गए हैं वो 148 से लेके और 151 तक हैं। सिर्फ इनके ये 4 अनुच्छेद ही हैं। इन चारों के बारे में देखिए, सबसे पहले नियुक्ति करेंगे, इसलिए सबसे पहले का ऑप्शन हो जाएगा 148 शक्तियाँ। इसके बाद किस में दी गई हैं 149 में। इसके बाद खातों का प्रपत्र यानी प्रारूप तैयार करेंगे, वो किस में करेंगे 150 में। इसके बाद है ऑडिट रिपोर्ट जो सबसे लास्ट में प्रस्तुत होगी 151 में। तो आपका आंसर जो है 2। नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्ति से संबंधित नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सी धारा शक्ति से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 12 इससे संबंधित नहीं है, 19, 25 और 18 इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किस आयोग ने
अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरकार या आयोग। नेक्स्ट देखिए 119, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। तो आपसे मत मूल्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का मत मूल्य विधानसभा का था 129 यानी कि 129। नेक्स्ट देखिए संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेंगे? यानी कि हमें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नहीं चुन के उनके अलावा जो बाकी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति किन से परामर्श करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक तो राजस्थान के राज्यपाल से और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI से और राजस्थान न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया था जिसकी सिफारिश पे राज प्रमुख का पद हटा के राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन 1, 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बिल्कुल सही है। थर्ड, CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये बात भी सही है क्योंकि वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। फोर्थ, बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये बात आपकी क्या है? गलत है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए भारत की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 12 और मैक्सिमम पूछे तो 15% राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की। नेक्स्ट देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। तो सेकंड, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और फर्स्ट दोनों ही सही हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, अगर इनको हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्व मंडल द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो आपसे नहीं है पूछा है, तो आपका देखिए ऑप्शन है फर्स्ट कि राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये तो है। सेकंड, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी है। थर्ड, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी है। फोर्थ है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउसिंग बोर्ड, क्योंकि जो हाउसिंग बोर्ड है वो सिर्फ हाउस का डेवलपमेंट करके लोगों को हाउस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसने पूछा है वाटर सीवरेज, तो ये कार्य हाउसिंग बोर्ड का नहीं है। नेक्स्ट देखिए किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित करा गया? यानी कि पहले ग्राम सेवक कहा जाता था, अब उसका नाम चेंज करके ग्राम विकास अधिकारी किया है। कौन से संशोधन द्वारा? तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना प्रस्तावित किया गया है, स्वीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए? तो ये जो नारा है वो है आपका इंदिरा रसोई योजना का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। तो ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि आपके यहाँ पे 4 सदस्य ना होके एक अध्यक्ष हैं प्लस में 2 सदस्य हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान
में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, जी के व्यास इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो फर्स्ट आपका गलत है और सेकंड आपका ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 केवल सेकंड सही है। देखिए नेक्स्ट है 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोकायुक्त। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टै के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था। और राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसमें केवल एक ही सदस्य हैं, इसलिए ये दोनों कथन क्या हैं आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए मुद्रास्फीति के संदर्भ में, यानी कि अब आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट कथन है हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मानक टोकरी की औसत कीमत की माप है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड है कि कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। ये बात भी सही है, तो आपके दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट देखिए इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवस के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन 100 दिनों को बढ़ा के 125 दिन कर दिया है। और पंजीकरण के बाद पात्र व्यक्ति को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 15 दिन में नहीं, 30 दिन में नहीं, 15 दिन के अंदर आपको रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है, यानी आपको इसका सूत्र बताना है सकल राजकोषीय घाटे का। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सकल राजकोषीय घाटा इक्वल्स टू शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई के उधार और प्लस में विदेशियों के उधार, ये तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो आपका सकल राजकोषीय घाटा आ जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वस्तु है लोक वस्तु नहीं है, यानी कि पब्लिक गुड में शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार, क्योंकि कार जो है वो क्या है, एक आपकी निजी वस्तु है। और लोक वस्तु में आता है राष्ट्रीय सुरक्षा भी आती है, सरकारी प्रशासन भी आता है और सड़कें भी आती है। नेक्स्ट है वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 126वें स्थान पर हम वैश्विक खुशहाली में आते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा है कथन कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कि यह क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान देता है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। सेकंड है वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र ने 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया। थर्ड है 21 में भारत दुपहिया और तिपहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था। ये बात भी सही है। और वर्ष 2021 में भारत यात्री कारों का दुनिया का 4th बड़ा निर्माता था। ये बात भी सही है। तो लेकिन आपसे पूछा है कि सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की बात गलत है। नेक्स्ट देखिए निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो यानी कि राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, यानी कि 3 है और 1 नहीं है। तो आपसे नहीं है पूछा है। पहले ये देख लेते कौन कौन से हैं। तो आपका सेकंड सार्वजनिक व्यय, करारोपण और हिनार्थ प्रबंधन, ये तो तीनों आपके राजकोषीय नीति संबंधित है। लेकिन जो ब्याज दरें हैं ये मौद्रिक नीति संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सेकंड देखिए
निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है। यानी कि आपसे नहीं आंसर पूछा, यानी कि साख चयनात्मक साख नियंत्रण में बाकी 3 तो आते हैं लेकिन एक नहीं आता है। तो हम पहले देख लेते हैं कौन सा आते हैं। तो देखिए, साख राशनिंग भी आती है, नैतिक दबाव भी आता है, और उधार सीमा में परिवर्तन, ये तो आपके चयनात्मक साख नियंत्रण के उपाय हैं। लेकिन जो नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। ये आपके चयनात्मक में ना आकर परिमाणात्मक में आता है। नेक्स्ट देखिए, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी आपसे गलत कथन पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा प्रदाता है, ये बात सही है। सेकंड है, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% की हिस्सेदारी रखता है, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि 80% हिस्सेदारी नहीं है, भारत की 60% के लगभग हिस्सेदारी है। थर्ड है, के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि उत्पादन की अगर मात्रा देखें तो हम 3rd पोजीशन पर आते हैं। फोर्थ में है कि औषधि उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14th स्थान पर है। यानी अगर मात्रा की अकॉर्डिंग देखें तो हम 3rd हैं, और अगर हम मूल्य के अकॉर्डिंग देखें तो 14 है। ये दोनों ही कथन सही हैं आपके, इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा गलत कथन है 80% हिस्सेदारी वाला। नेक्स्ट देखिए 142, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी गलत कथन पूछा है आपसे। फर्स्ट है, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% का अनुदान दिया जा रहा है, ये बात सही है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% योगदान दिया जा रहा है, ये बात गलत है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8% योगदान, ये बात भी सही है। और फोर्थ है, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% का योगदान दिया जा रहा है, ये बात भी सही है। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। तो आपसे देखिए पूछे कैटेगरी कौन सी है, सेवा क्षेत्र की, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, व्यापार, होटल और जलपान गृह। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से होने का अनुमान है। तो आपसे अनुमान बोला है, कितना अनुमान है, हम कितना सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, 5.18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन A, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ऑप्शन B, इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर B तो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर A में क्या दिक्कत है कि ये जो अटल भूजल योजना है वो भारत सरकार और विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है और सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल B। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2005 में। नेक्स्ट देखिए, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में से किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड
परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है, यानी किसके द्वारा फंडेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा।